नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी अभी सीरीज जो चल रही है, मेष लग्न की सीरीज चल रही है। मेष लग्न में आज शुक्र का फल, हम नवम भाव के शुक्र का फल बताएंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे बताऊं, अपील करूं कि हमने मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इनका टोटल फल हमने अपलोड कर दिया है। 12 भाव तक, 12वें भाव तक टोटल एक एक भावों का अलग अलग हमने अपलोड कर दिया। अब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र मेष लग्न में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम भाव तक हमने ये सारी डिटेल कर दी है। अब हम जो बात कर रहे हैं आज हमारी है मेष लग्न के धनु राशि में नवम भाव में शुक्र का फल। ठीक है, आप यह कह सकते हैं मेष लग्न के नवम भाव में धनु राशि के शुक्र, ये सब बातें एक है। तो इस डिटेल में आज हम जाएंगे और इस डिटेल का क्या क्या फल है, कितना अच्छा फल है, उस विषय में हम आज बात करेंगे। नवम भाव का स्वामी कौन है? नवमेश कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, और नवम भाव में ग्रह कौन से बैठा? शुक्र बैठा। शुक्र कहाँ के स्वामी है? वृष और तुला राशि के स्वामी। ओके, वृष और तुला यानी द्वितीय और सप्तमेश होकर के शुक्र बैठे हमारे नवम भाव में। ठीक है, नवम भाव में बैठने से शुक्र क्या फल हम देंगे उसके डिस्कस हम बाद में करते हैं। अभी हम देखते हैं यदि धनु राशि में शुक्र बैठे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे। तो कहते मूलंचा पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु। मूलंच पूर्वाषाढ़ा उत्तरापादे धनु, मूला के 4 चरण, पूर्वा के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा के 1 चरण से हमारी धनु राशि बनती है। शुक्र यदि 0 अंश से 13 अंश 20 कला तक रहेंगे तो मूला नक्षत्र में होंगे। शुक्र यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो 26-40 तक रहेंगे, और शुक्र यदि 26-40 से लेकर 30 अंश तक हैं तो हमारे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। यह हमें पता होना चाहिए, इतना हमें नॉलेज होना चाहिए। आपने यह सब चीजें प्रॉपर अपने माइंड में रखनी है। शुक्र धनु राशि में आ गए। अब धनु राशि में कौन सा भाव है? नवम भाव। भाव के कारक कौन से हैं? आज बृहस्पति है। ठीक है, शुक्र वहां पर बैठे हैं, नवम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं और कारक भी बृहस्पति है। ओके, अब हमारी शुक्र की दृष्टि कहां पड़ेगी? तो शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि। शुक्र की टोटली मात्र एक दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि तृतीय भाव को पड़ेगी। ठीक, अब हम यह देखते हैं कि शुक्र यदि मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे तो उनके स्वामी क्या है? ठीक, तो मूला नक्षत्र के स्वामी केतु है, पूर्वा के स्वामी शुक्र है पूर्वाषाढ़ा के, और उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य भगवान। ठीक है, कन्या राशि में नीच के हैं और मीन राशि में उच्च के शुक्र है, और मूल त्रिकोण राशि में, तुला राशि में 1 से 10 अंश तक रहते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में शुक्र की वह मूल त्रिकोण राशि। यह हमारा पूरा बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम इन बातों में गहराई में जाएंगे, बहुत रिसर्च करके बहुत सी छोटी छोटी बातें हम ध्यान देंगे। नक्षत्रों के विषय में, चरण के विषय में हम ध्यान देंगे कि क्या क्या फल हमें मिल सकता है। ठीक, तो उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में 97 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। 98 वीडियो हमारी ये सीरियल बाय है। आप यह कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी वीडियो वैसे 200 के आसपास हो गई, 200 से ऊपर अप हो गई हैं, मगर उसमें शॉर्ट्स वीडियो भी हैं। और हमारे कुछ राशियों के विषय में हमने डिस्कस किया था 2025 के विषय में कि हमारा 2025 कैसा निकलेगा, किन किन राशियों को। तो आम लोग तो एक दिन एक वीडियो में ही बना देते, मगर मैं बहुत ज्यादा एक एक नक्षत्र, एक एक राशि के, एक एक ग्रहों के विषय में बात की है। तो उसमें एक एक वीडियो 2 राशियों के बीच में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है।
तो उसको प्लीज आप यदि देखना चाहें 2025 के विषय में तो देखिए। और शॉर्ट्स वीडियो में हमने उसमें बताया हुआ है उपाय। यदि हमारा 2025 बैड है, खराब है कुछ राशियों के लिए, तो सबका हमने उपाय बताया हुआ है। प्लीज आप वो उपाय 2025 के टोटल करते हैं तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वीडियो उस प्रकार से हैं। जो हमारी 97 वीडियो कंप्लीट हुई हैं, हमने सीरियल वाइज बनाया हुआ उसका। कुछ बेसिक में है, बेसिक के बाद हमने अपना चैप्टर टोटल शुरू किया हुआ है फलित ज्योतिष का। भृगु सरल पद्धति से हमने यह सब लिया हुआ है। और एक एक ग्रह का मतलब ये है, हम इसलिए डिस्कस करते हैं ज्यादातर एक ग्रह के विषय में, कि प्रॉपर एक ग्रह में अब जब जाओगे ना आप, तो उसका भाव आपके मन में आ जाएगा कि यार ये ग्रह इतना फल दे सकता है, इतने % दे सकता है। तो अदर ग्रहों का भी प्रभाव आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि एक साथ है आप पूरा चैप्टर बना दिया, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, वो तो सीधे निकल जाएगा। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए। तो अब हम बात करते हैं नवम भाव और शुक्र। बस हमारी आज 2 डिस्कस होनी है। नवम भाव के स्वामी क्या हैं और उस ग्रह में उस भाव में बैठा कौन है। तो उस भाव में हमारे शुक्र बैठे हैं, वहां के स्वामी हमारे बुध है। ठीक, बुध यदि बृहस्पति है, बृहस्पति धनु राशि के बृहस्पति स्वामी हैं और शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, या शुक्र और बृहस्पति आप यह देखिए कि यह मित्र हैं, नहीं है, मित्र नहीं है। मगर एक बात का आप ध्यान दीजिए, कहीं भी 2 अच्छे महापुरुष संत अच्छे बैठे हैं या कोई गुरु अच्छे बैठे हैं, या इनमें तो समझो दैत्यों के और देवताओं के गुरुओं का प्रथा है, तो उन गुरुओं पे ये समझ लीजिए कि उन पे इतनी शक्ति होती है, इतने सहमियती होते हैं, इतनी मेहनती और इतनी धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं कि एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते। जब कमियां नहीं निकालेंगे तो बिगाड़ नहीं पैदा होगा। तो यहां बृहस्पति यहां के स्वामी हैं, शुक्र वहां पर बैठे, तो इस भाव को और प्रबल कर देंगे और सॉलिड बना देंगे। ये भाग्य भाव है, नवम भाव जो है भाग्य है। अब हम देखते हैं कि नवम भाव से हम क्या विचार करते हैं। नवम भाव से हम भाग्य भाव को कहते हैं, इसको पितृघर कहते हैं। नवम भाव को हमने इस प्रकार से क्या क्या चीजें देखते हैं। एक यहां से आप देखिए, धर्म, पिता, साहस, धन, ठीक है। उसके बाद विद्या, एजुकेशन, आपका कितना हाई एजुकेशन हम नवम भाव से देखते हैं। आपकी यात्रा, धार्मिक यात्रा, धार्मिक सोच कितनी है आपकी, आपके संस्कार कैसे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम नवम भाव से विचार करते हैं। नवम भाव में बृहस्पति वहां के स्वामी हैं, शुक्र बैठे हैं। शुक्र कहां के स्वामी हैं? द्वितीय भाव, सप्तम भाव के स्वामी जाकर के शुक्र नवम में बैठ गया। अभी आप ध्यान दीजिए, एक द्वितीय धन भाव का स्वामी यदि भाग्य में बैठता है तो यह एक राजयोग है। धन भाव का स्वामी भाग्य में बैठना, भाग्य को स्वामी जाके धन में बैठना, यह संबंध होना अति उत्तम राजयोग है। बहुत अच्छा पावर देगा ये। कुछ चीजें यहां पर आप यह बात का ध्यान दीजिए, ये यहां नीच का नहीं है। यदि बाई चांस कोई नीच का भी होता तब भी उतना नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें ग्रहों में इतनी पावर है। फिर केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठना, केंद्र में क्या स्वामी होकर त्रिकोण में बैठना, ये भी बहुत बेनिफिट है आपको, ये बहुत फायदा है। अब शुक्र से हम क्या विचार करते हैं? शुक्र से हम विचार करते हैं धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत, गाड़ी, मकान आदि, ये सब चीजें हम शुक्र से देखते हैं। पत्नी, धन, ये सब चीजें हम शुक्र से देखेंगे। अब यहां पर नवम में शुक्र बैठ करके आपको पावर देगा, नुकसान किसी तरह का कोई सोचने की बात नहीं। हाँ, आप बहुत से लोग ये कहते हैं सत्व क्षेत्री बैठा है, मगर ये भी हमें देखना कि कहां का स्वामी होकर के बैठा है। और बृहस्पति शुक्र इतने दुश्मन नहीं है, ये बात का ध्यान देना। इतने विचारों में इतनी कमियां नहीं निकालेंगे, इतनी खराबी नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति एक धार्मिक होगा और अच्छा एजुकेटेड होगा, अच्छा एजुकेटेड होगा और एजुकेटेड के हिसाब से बोलने में बड़ी सरलता होगी ऐसे व्यक्ति।
पिता का पूरा ध्यान देगा, पिता की अहमियत का पूरा, इज्जत का बहुत ध्यान देगा ऐसा व्यक्ति। धार्मिक यात्रा करने वाला होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा और इसका भाग्य चमकेगा। इसका भाग्य, जब भी ऐसे व्यक्ति की दशा में शुक्र की दशा आ गई, बृहस्पति की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, सूर्य की दशा आ गई, चंद्रमा की दशा आ गई, बेनिफिट्स देंगे। तो इस कारण से भाग्य में शुक्र बैठना बहुत अति उत्तम योग है। इसमें ऐसे व्यक्ति को भाग्य जो है विवाह के उपरांत तो होता है और बहुत पावर देता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री बड़ी सुंदर मिलती है, सुशील मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पार्टनरशिप, सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, पार्टनरशिप में बड़ी ग्रोथ होती है। ऐसे व्यक्ति के पार्टनरशिप में कोई असमंजस नहीं होती है और दोनों ऐसे मिलकर के भाइयों जैसे काम करते हैं और बहुत ग्रोथ होती है। शुक्र नवम में बैठना एजुकेशन तो देगा, एक ऐसे व्यक्ति के धार्मिक इच्छाओं की भी, यात्राओं की भी बहुत इच्छाएं होंगी ऐसा व्यक्ति। मगर एक बात का ध्यान देना, शुक्र धार्मिक तो व्यक्ति को बनाता है, मगर धार्मिक के साथ साथ वो ऐशो राम को भी बहुत चाहता है। ऐशो राम, घूमना फिरना और लग्जरी काम, वो शुक्र हमें यहाँ पर प्रदान करेगा। हम यह प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति संत ही बन जाएगा, ये धर्म कर्म में ही प्रवृत्त होगा। वो धार्मिक यात्राओं में भी जाएगा जो, तो एक पिकनिक रूप में जाएगा, ये बात का ध्यान देना। पिकनिक रूप में जाएगा, घूमने फिरने में जाएगा। ये नहीं है कि वहां जाकर के आपको बैठ जाए, जाप करने, पाठ करने बैठ जाए, वो इंजॉय करेगा। ठीक, तो ये नवम भाव के शुक्र का हम इतना डिस्कस कर सकते हैं। और पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पत्नी से संबंध यहाँ अच्छे रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी पत्नी का सपोर्ट करता है। तो पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। धन कमाने का जरिया बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति को टेक्निक बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति कि हमें कैसे धन कमाना है, कितना धन कमाए। लालसाएं बहुत ज्यादा होंगी ऐसे व्यक्ति को, और ऐश भी करेगा, खर्चा भी खर्च के करेगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, ये बात का ध्यान देना, दोनों का स्वामी है। तो खर्चा भी करेगा मगर ऐशो राम भी अच्छा करेगा। अब हम यदि इसी बात में करें दृष्टि की, तो हमारी दृष्टि कहां पड़े? तृतीय भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ना अपने मित्र क्षेत्रीय ग्रह के साथ में जाना बहुत फायदा करेगा। यहाँ पर जो छोटे सिबलिंग हैं, भाई बहन आदि हैं, अच्छा स्नेह प्यार होगा, पराक्रम को बढ़ाएगा। और बड़े ये बात का ध्यान देना, यदि भाइयों में थोड़ा गैप है और ये ऐसा व्यक्ति 5-10 साल का अंतर है, तो अपने छोटे भाइयों को स्टडी में अच्छी हेल्प करेगा और कमाने लग जाएगा तो फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करेगा। एक अपने छोटे भाइयों को अपने बच्चों जैसे प्यार करेगा, क्योंकि मधुरता है, बृहस्पति वहां के स्वामी है और बुध से अच्छी मित्रता है, वाणी के स्वामी है, तो बड़ी अच्छा नेचर ऐसे व्यक्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ी सुंदर सुशील अच्छी पत्नी मिलेगी और ऐसे व्यक्ति के साथ में पत्नी भी हाथ बटाती है धन कमाने में, अच्छा पैसा कमा सकती है पत्नी भी इसकी। सप्तमेश जाकर के भाग्य में जाना एक राजयोग है, बहुत अच्छी पावर मिलता है यहाँ पर। अब हम नक्षत्रों की बात करें, जब हम सारी डिस्कस हमारी हो गई है तो हम इसमें ये देखें कि सप्तम में जो नवम में शुक्र बैठा है किन नक्षत्रों से होते हुए और नक्षत्रों के स्वामियों का क्या फल होगा। तो शुक्र यदि मूला नक्षत्र में 13-20 अंश तक, 0 अंश से लेकर के यदि 13 अंश 20 करवा तक है, तो वहां मूला नक्षत्र के होंगे स्वामी। मूला नक्षत्र वहां के स्वामी हैं केतु। यदि केतु यहां भी बैठते हैं नवम में, तो बृहस्पति को सॉलिड बनाएंगे और केतु की बात जो है वो डीपली रिसर्च करता है, डीप में जाता है। आप ये बात का ध्यान देना, यदि कोई ग्रह, कोई व्यक्ति है आपके पास आया और ज्यादा नीचे बहुत गहराई, एग्जाम्पल कोई ने आपने कह दिया कि ये भगवान है, तो भगवान के विषय में टोटल आपसे पूछेगा, भगवान डर सुनने की बात नहीं करेगा,
वह केतु कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि यार मैं पूरा डीप रिसर्च करना है, इसका मतलब क्या है, कहां से आया। ठीक, तो केतु मूला नक्षत्र में, यानी शुक्र मूला नक्षत्र में होकर के वहां के स्वामी केतु हैं। यदि केतु की पोजीशन अच्छी है तो एक व्यक्ति ऐसा रिसर्च सेंटर का अच्छा बॉस बन सकता है और रिसर्च करने के इंटरेस्ट होगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन करके लोगों की सेवा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक धार्मिक होता है। केतु धार्मिक में जाने की बड़ी इंटरेस्ट रखता है। ठीक, तो ये मूला नक्षत्र के शुक्र में फायदा हमें करेगा। शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि है 13-20 से 26-40 तक, तो वहां के स्वामी हमारे शुक्र खुद है। शुक्र और सॉलिड हो गए। ये सुख तो देगा ही देगा, यहाँ के भी भाग्य को बढ़ावा करेगा। तो शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और सॉलिड बन जाएगा और फायदा करेंगे। आप सारे सुखों में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, पिता से संबंधों में फायदा करेगा, तीर्थ यात्राओं में जाने की इंटरेस्ट उनका होगा, अच्छी यात्राएं होगा। सप्तमेश यदि नवम में बैठा है तो आप ऐसे व्यक्ति को कह सकते हो कि आपका भाग्योदय विवाह के बाद होगा। और विवाह के भाग्योदय का मतलब, सप्तम से हम लंबी यात्रा विदेश यात्रा देखते हैं, नवम से भी विदेश यात्रा देखते हैं। तो आप यह कह सकते हो कि आपका विवाह विदेश में सेटल्ड होकर के कोई लड़की से हो सकता है या लड़का से हो सकता है, मेल फीमेल में, और आपका भाग्योदय खुल जाएगा। तो ऐसा आप सीधे कह सकते हो कि आपका भाग्योदय अच्छा है और विवाह आपका कोई अच्छी सेटल्ड लड़की के साथ हो सकता है, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। ठीक, तो ये सप्तमेश शुक्र की बात हो गई। सप्तमेश शुक्र की बात हो गई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के करके, कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तो और सॉलिड बन जाएगा क्योंकि अपने नक्षत्र में है। यदि शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 26, 40 से 30 अंश, यानी एक चरण ही होता है इसमें, उत्तराषाढ़ा का एक चरण होगा। तो उत्तराषाढ़ा के स्वामी क्या है, हमारे सूर्य देवता। सूर्य कहां के स्वामी, पंचम। हालांकि आप ये बात का ध्यान देना, सूर्य शुक्र अच्छे मित्र नहीं है, मगर इस ग्रह का, इस भाव का फल अच्छा देगा सूर्य, क्योंकि बृहस्पति मित्र क्षेत्रीय है और इनका सबका विद्या से संबंध है, संतान से संबंध है। ठीक है, तो संतान का कारक भी कौन है, सूर्य है। तो सारे सुख देने के लिए तत्पर हो जाएगा। वहां सूर्य और शुक्र की शत्रुता का महत्व उतना नहीं बनेगा, वहां पर सॉलिड हो जाएगा, वहां पर ये सब सुख हमें मिल सकते हैं। नवम भाव के शुक्र का बहुत फायदा है। यहां पर आप कमियां निकालने हम यदि जाएंगे तो 5-10% कमियां निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगी। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां की स्थिति जो है नवम में शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है नवम में, और नवमेश कौन है, बृहस्पति है। इस कारण से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें कमियां कम निकालने के हमारे चांस है, पावर कम होगा, अप ही होगा, डाउन होने के चांस बहुत कम है। ठीक, कारक की बात यदि करें तो बृहस्पति यहाँ के खुद के कारक है। यदि बृहस्पति खुद की पोजीशन अच्छी हो गई, इसमें शनि की स्थिति अच्छी है, क्योंकि यहां पर हम शुक्र का प्रभाव देखते हैं, लगन में मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बुध, सारे इनके साथ, शुक्र के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, तो उससे हमें भाग्य को बढ़ावा देगा। ऐसा व्यक्ति के भाग्य बहुत पावरफुल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने लफ्जों यानी वाणियों के द्वारा अच्छा पैसा कमाता है। एक ऐसा व्यक्ति के कोई स्पीच देने वाला हो सकता है, धार्मिक अच्छी स्पीच दे सकता है, धार्मिक के अलावा भी स्पीच दे सकता है, क्योंकि शुक्र कोई इतना धार्मिक नहीं है, वो मन को थोड़ा भटका भी सकता है। तो कोई अच्छी स्पीच देने वाला हो सकता है व्यक्ति, कोई लेक्चर देने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति एक ब्यूटिशियन से संबंधित बहुत धन कमा सकता है, स्त्रियों से संबंधित धन बहुत अच्छा कमा सकता है। ये सब चीजें हमारे नवम भाव के शुक्र का बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें शुक्र की नवम भाव में, तो उसके फल बहुत उत्तम है। उसका उपाय के लिए आप कुछ नहीं करना है। जब भी कोई शुभ काम करने जाओ, कोई अच्छा काम करने जाना, शुभ क्या, यदि डेली रूटीन में ऑफिस जाते हो, धन कमाने जाते हो, अपने पिता के चरण को स्पर्श करके चले जाओ, पिता का ब्लेसिंग लेकर के चले जाओ, सारे काम सही हो। क्यों कि सप्तमे जाकर के नवम में बैठना, पिता के आशीर्वाद से तो आपका सब काम सिद्ध हो सकता है। तो पिता की इज्जत करो। यदि
मैं और एक बात बताऊंगा आपको, यदि आपके फादर नहीं है तो आप उनकी फोटो साउथ डायरेक्शन में लगाइए और उनको नमस्कार करके रोज जाओ। उनकी कोई जन्म तिथि आती, कोई पुण्य तिथि आती है, उन तिथियों में आप गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को भंडारा खिलाओ। कोई बच्चों को धार्मिक चीजें, कोई बच्चों को कापी किताबें बांट दो उनके नाम से। ये सब चीजें करने से हमारा ये भाग्य और चमकेगा और भाग्योन्नति होगी और आपके पास पैसा धन कमाने की तकनीक आएगी, एक समझ में आएगा आपको, माता पिता की ब्लेसिंग मिलेगी आपको। इसलिए ये आप उपाय अवश्य करें। प्लीज मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का हमें फल मिले। थैंक यू, धन्यवाद।